नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा जो सुबह की पाली में हुई थी 10 से 12 बजे के बीच, उस परीक्षा का प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे जल्दी और सबसे ऑथेंटिक आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप सब लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आज का पेपर। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके का पेपर आया था। पहला क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। दोस्तों, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है दोस्तों स्काईलाइट। देखिए अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो इसका ऑप्शन है ए, गोवा। गोवा जो है हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। चीन, मालदीव, यूएई, म्यांमार। तो इसका आंसर है यूएई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है। तो इसका जो आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु। इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। इसका जो आंसर है वो है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 22 मई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसका आंसर है दोस्तों माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है दोस्तों हंगेरियन फोरिंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। UNFCCC का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे दोस्तों एक पैराग्राफ दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेना। मैं आंसर बता देता हूँ फटाफट। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों है। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों है। क्योंकि साहित्य समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करने, उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। साहित्य और समाज।
साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्य का संदेश देता है। अगर आप यहाँ से अपनी आंसर की मिलाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90+ आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। जितने मैं बता रहा हूँ, अगर इतने आप मिला लेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके सही उत्तर निकलेंगे दोस्तों। ये आयोग इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये मैंने खुद NCERT से मिला है दोस्तों। ये NCERT की बुक में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे सही से। ये पेपर सुबह की मीटिंग में हुआ था और अभी रात में मैं इसको बना रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मैंने पूरा दिन कितनी मेहनत की है इन सबको ढूंढने में। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय प्राप्त होता है। यहाँ पे फिर एक गद्यांश दिया है, यहाँ पे आप इसको पढ़िएगा। आंसर मैं बता देता हूँ फटाफट। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अश्क की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो इसको बताया गया है दोस्तों, इसको क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हरि के मार्ग पर चलें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रयुक्त हुआ है क्षणभंगुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है, इनमें से कोई नहीं। श्रद्धापूर्वक विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यह आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, यह आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक तालिका दी गई है, इसका अध्ययन करना है। इसके मैं आंसर आपको बता देता हूँ। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आएगा आंसर 0.6%। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका आएगा 68.33%, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आप सबको इन सारे मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आप सबको अगले वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद हल किए हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैथ के सारे क्वेश्चन जो हैं एकदम सही हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? यहाँ पे आएगा 26.66 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है। तो इसका आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे तो 109:151। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 738.44 लाख। यहाँ पे दोस्तों फिर से एक हमें दिया गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी, 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। तो चलते हैं दोस्तों, तालिका तो आप सबने पेपर दिया है, देखी होगी। अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतर 0 आएगा दोस्तों, सॉल्व करके देख लेना। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय
का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार क्विड द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है 33 का वो है 56:99, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है? तो इसका रेशियो है 25:36, ऑप्शन बी। आगे देखिए, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 18:25, 18:25। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और कार बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतर आएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। यहाँ पे एक ग्राफ दिया है दोस्तों, इस ग्राफ को देखना है और सारे जो सवाल हैं उनके जवाब देने हैं। तो इस 37 नंबर क्वेश्चन, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, इसका आंसर है 5000। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1% आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो दोस्तों 39 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 96.15, 96.15। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 9:13, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी है दोस्तों। तो 41 नंबर का जो है वो है ऑप्शन नंबर डी 2002। आगे एक ग्राफ दिया है दोस्तों, इसके क्वेश्चन इधर दिए हैं, इनको देखिए। 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर था? तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 12 और 17, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? लगभग प्रतिशत वृद्धि बतानी है यहाँ पे। 43 का जो है वो है ऑप्शन नंबर डी सही है, 137.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2017। 45, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 4। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने खुद हल किए हैं, ये सारे क्वेश्चन एकदम सही हैं दोस्तों। जो आंसर मैं बता रहा हूँ मैथ का वो एकदम सही है। 46, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी आई है? तो इसका आंसर आएगा 20%। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था राजगीर में, राजगृह भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो वो है ऑप्शन नंबर ए मौर्य सम्राट, 48 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संगमरमर पर पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पित्रा दुरा जो है ये जड़ाई का काम जो शुरू हुआ था वो हुआ था जहांगीर के समय में, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुत लोकप्रिय कब हुआ। तो शाहजहाँ ने जो मयूर सिंहासन बनवाया था उसमें भी पित्रा दुरा का काम हुआ था। तो इस
आंसर, इसमें जो चारों आंसर दिए हैं उसके हिसाब से शाहजहाँ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शाहजहाँ होगा। लेकिन ये पित्रा का जो सबसे पहले काम हुआ था वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था मित्रों, याद रखना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है फिलहाल। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, नवपाषाण युग। देखिए अगला क्वेश्चन, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे द्वारा। 91, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने, ऑप्शन नंबर ए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो वो था मुगल सम्राट। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो ये हुई थी दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के साथ। इधर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य GMT से कितना आगे है? तो हम कहते हैं ना +530 इंडिया सेलेक्ट करो, फ़ोन में देख लो +530, तो वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो 59 का दोस्तों आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये भौतिक कारक है। ठीक है, आर्थिक कारक नहीं है, याद रखना। बाकी तीनों जो दिए हुए हैं वो आर्थिक कारक हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच में है? तो ये है भारत और नेपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? तो ये दी जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ये भी NCERT में देख लेना आप लोग, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा जो मुझे NCERT में मिला है वो है ऑप्शन नंबर ए, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। और सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा था इसका इफेक्ट? वो पड़ा था गेहूं पे। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? वो है राज्यों के मुख्यमंत्री। यह भी NCERT में आपको मिल जाएगा अगर ढूंढेंगे तो। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो वो है सिडबी। सिडबी एक वाणिज्य बैंक नहीं है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो वो है गृह मंत्रालय के अधीन। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो वो है संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो वो है 124। इसमें है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो ये है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस।
निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये तो आप सबको पता ही है, फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो ये भी आप सब लोगों को पता है, नायलॉन। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये सब आपको SCERT की किताब में सारे के सारे साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं सब मिल जाएंगे। 76 5.21 × 6.32 - 2.9272 का आंसर कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा 30। 77, इसका आंसर कितना आएगा? 77 का आंसर आएगा 100। सॉल्व कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्या कहता है? 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, 20%। सॉल्व करके देख लेना। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पाँचवा परिणाम क्या होगा? पाँचवा परिणाम होगा 50। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है वो है 14.26। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है सेलुलोज से। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है मित्रों? नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। अंश अंश, अंश का मतलब हिस्सा, अंश का मतलब कंधा। अपेक्षा का मतलब आशा, उपेक्षा का मतलब निरादर। अनिल का मतलब हवा, अनिल का मतलब आग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो ये हैं पार्वती के पर्यायवाची तीनों। आप देख लेना, हिंदी की किसी भी किताब में मिल जाएंगे आपको। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो है नूतन और पुरातन। 84 का जो है वो डी है। ख्याली पुलाव पकाना का मुहावरा है, असंभव बातों की कल्पना करते रहना। महाऋषि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो ये है महाधन ऋषि, महाऋषि। दोस्तों अंग्रेजी में मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 87 नंबर पर जो मेरे क्वेश्चन पेपर में इसमें दिया है, जो मुझे मिला है, इसमें जो दिया हुआ है ये दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, और 87 नंबर पर वाज क्रोलाइन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो इसका आ जाएगा आंसर नो। देखिए अगला क्वेश्चन, वाई वेयर द स्क्वाड कलेक्टेड, तो ये आपको मिल जाएगा अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो बैटिंग के लिए चूज द करेक्ट एंटोनियम्स, इसका एंटोनियम्स है दोस्तों वो है सेटिस्फाई। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी। देख लेना आप लोग। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो वो है पति पत्नी। असंगत अलग करें, तो इसमें जितने भी दिए हैं, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, यहाँ पे जो है ये 10 का स्क्वायर है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा होगा? इसमें एक लीप वर्ष होगा, तो एक दिन आप लोग ज़्यादा जोड़ना, बृहस्पतिवार की जगह शुक्रवार आ जाएगा। गिव सेंटोनियम फॉर द वर्ड, तो इसका है इनकम्प्लीट, ऑप्शन नंबर ए 94 का। चलिए यहाँ पे दिया है, यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैथर को कैसे लिखेंगे बताइए? तो उसको लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी। देख लेना आप लोग। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो निष्कर्ष वाला एक ही क्वेश्चन है पेपर में, आप लोग देख लेना। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों गुजरात में। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है?
तो 98 का आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है कोलकाता। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे और आप सब लोग इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। दोस्तों, इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई सुझाव या आप लोगों को कुछ जानना है या मैथ का सलूशन या फिर आप लोगों को मैथ का सलूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो ये आंसर की आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को दुरुस्त करते रहिए। दोस्तों, अगर इस प्रश्न पत्र में आप लोगों के कम नंबर आ रहे हैं तो हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि चलने का नाम ही ज़िंदगी है। रुक गए तो फिर क्या है, तो इसलिए चलते रहिए, रुकना नहीं है, तैयारी में लगे रहना है। दोस्तों, देखते हैं, अगर सेकंड मीटिंग का पेपर मुझे मिलता है तो मैं कल उस पर भी वीडियो बना दूंगा और बाकी कल जो पेपर होंगे मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और अपने पठन पाठन में व्यस्त रहिए, क्योंकि जितना आप लोग पढ़ते रहेंगे उतना ही आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं आरपी सिंह आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। अगर कल का पेपर मुझे मिलता है या शाम की पाली का पेपर मुझे मिलता है तो वो पेपर मैं अगले दिन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।